हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और इसी क्रम में अब तैयारी के क्रम में ही हम लोग पहुंच चुके हैं एपिसोड 12वें में। ठीक है, तो आइए आज थोड़ा सा आपको कुछ नया दिखाते हैं। मतलब अगर प्रश्न आएंगे तो उसको मैपिंग के द्वारा समझाते हैं आपको। तो लेते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या भैया आपका, पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है? ठीक है, अनाईमुदी है, डोडाबेट्टा है, सेवराई हिल्स है या महेंद्रगिरी है? बताइए। अगर हम अनाईमुदी की बात करें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है हाथी का सिर। क्या है? हाथी का सर या सिर इसको बोलते हैं। अनाईमुदी एक विषय और जान लीजिए, ये प्रायद्वीपीय भारत का क्या, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें तो मेरे भाई इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। बात क्लियर है? ये 2695। ये अनाईमुदी है कहाँ पे? तो ये आपका केरल में है। कहाँ पे है? केरल में स्थित है। बात क्लियर है? अगर हम डोडाबेट्टा की बात करें तो डोडाबेट्टा जो है ये नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे? अभी सब दिखाऊंगा आपको। नीलगिरी पर्वत क्षेत्र। ठीक है, नीलगिरी पर्वत क्षेत्र में डोडाबेट्टा पहली बात तो अवस्थित है। और अगर हम बात करें इसकी तो आप अभी देखेंगे ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें, किसकी ऊंचाई की बात करें मेरे भाई, तो इसकी जो ऊंचाई है वो है आपका 2637 मीटर। ठीक है, हम बात करें सेवराई हिल्स की तो सेवराई हिल्स जो है ये बेसिकली कहाँ पे? पूर्वी घाट की पहाड़ियों पर। किस कहाँ पे? पूर्वी घाट की पहाड़ियों पर स्थित। अभी इसके विषय हम सब चर्चा करेंगे। महेंद्रगिरी की बात करें तो ये भी आपकी जो है पूर्वी घाट पर स्थित है। और ये आप पूछा जाता है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में। और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। बात क्लियर है? महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाट में है। आपके इसकी ऊंचाई जो है ये 1501 मीटर है। बात क्लियर है? तो अब आइए थोड़ा सा मैपिंग के द्वारा इसको समझते हैं, उसके बाद इसका आंसर देते हैं। देखिए सर, यहाँ पे बात कर रहे हैं आप, हमने क्या बात की? हमने कहा सेवराई हिल्स, जवादी और पंचमलाई। ये बेसिकली कहाँ पे है? तमिलनाडु। आप तीनों देख पा रहे हैं। ये अन्नामलाई, नल्लामलाई और पेलिकोंडा, यहाँ पे आप देखिए ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। ये आंध्र प्रदेश में है। और डोडाबेट्टा, अनाईमुदी ये दिख पा रहा, अभी आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये देखिए नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र है और यहीं पे क्या है? यहीं पे आपका डोडाबेट्टा है। डोडाबेट्टा पाया जाता है। ये अनाईमुदी है, ये आपकी अनाईमुदी, ये पश्चिमी घाट है। ये सारी पश्चिमी घाट में है। बात क्लियर है? नीलगिरी जो है आपके पूर्वी घाट में जाता है, ये अनाईमुदी है। ये बेसिकली यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो है केप केमरिन स्थान है जो आपका सबसे अंतिम बिंदु है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं महामंडलेश्वर चोटी है, ब्रह्मगिरी चोटी है और कसबाई पेड़, यहाँ पे आप गुजरात में गिर पहाड़ी देख पा रहे हैं। बात क्लियर? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। उत्तरी सरकार तट, यहाँ पे देखिए आप महेंद्रगिरी, अभी हम चर्चा करें तो महेंद्रगिरी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो ये पार्ट जो आपका उड़ीसा में पाया जाता है। इसे पूछा जाता है उत्तरी सरकार तट कहाँ कहा जाता है। तो आप एक भी चीज़ जानते हैं, जो उड़ीसा से लेकर के और आंध्र प्रदेश तक का बॉर्डर होता है, आंध्र प्रदेश तक का, उसको हम उत्तरी सरकार तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर के जो तमिलनाडु तक का है इसको हम कोरोमंडल तट बोलते हैं। और जो आपका यहाँ से जो तमिलनाडु हल्का सा ऊपर से लेकर के जो केरल का पार्ट है और कर्नाटक हल्का सा सटा हुआ है, ये मालाबार तट कहलाता है। फिर उसके बाद जो बंबई से लेकर गोवा तक का है, हल्का सा कर्नाटक को टच करता है, ये आपका कोंकण कहलाता है। बात क्लियर है? तो और ये गुजरात की गिर श्रेणी यहाँ पे अवस्थित है। इतनी बात क्लियर है? तो अब इसमें देखिए हम आते हैं इस पे, और इसका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, अनाईमुदी। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। ये क्या है? एक टेक्टोनिक प्लेट क्या है जो एशियाई और प्रशांत प्लेट के बीच में अवस्थित है? कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट, अरबी प्लेट या फिलीपीन प्लेट? देखिए हम इसको पहले समझ लेते हैं मैपिंग के द्वारा। यहाँ पे हम आते हैं, पहला ऑप्शन हमारा क्या था? कोकोस प्लेट। अब यहाँ पे आप देखिए कोकोस प्लेट कहाँ पे अवस्थित है मेरे भाई? कोकोस प्लेट आपकी ये है, ये इधर पैसिफिक सागर है, मतलब क्या? प्रशांत महासागर है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये साउथ अमेरिका है और ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये बीच में ये अवस्थित है। बात क्लियर है? तो मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि कोकोस प्लेट कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे ये स्थित है प्रशांत प्लेट
क्या, प्रशांत प्लेट और मध्य अमेरिका, यही कहेंगे ना आप, प्रशांत प्लेट और मध्य अमेरिका के बीच में क्या, कोकोस प्लेट स्थित है। अब बात करेंगे इसकी नाजका प्लेट की, तो आप देख पा रहे हैं नाजका प्लेट कहाँ स्थित है। नाजका प्लेट देखिए, तो नाजका प्लेट आपकी ये है, ये पैसिफिक सागर है और इधर से आपका साउथ अमेरिकन प्लेट है। तो आप इसके विषय में क्या लिखेंगे, आप कहेंगे कि नाजका प्लेट जो है ये प्रशांत प्लेट अवस्थित है और उसके बाद दक्षिण अमेरिका, क्या, दक्षिण अमेरिका अवस्थित है। अरबी प्लेट टाइप का कुछ होता है। फिलीपीन प्लेट की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपके कहां पे स्थित है, एशियाई प्लेट और प्रशांत प्लेट की, इसको भी देख लीजिए आप, ये कहां पे है, आप फिलीपीन प्लेट की बात करते हैं, ये देखिए यहां पे है, ये पैसिफिक और इधर से एशियाई प्लेट। बात क्लियर है। बेसिकली आप पहले जो गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था इंडिया, वो अब हो गया यूरेशिया प्लेट का पार्ट, खिसक करके चीजें हुई हैं, कभी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, शुष्क जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु और उष्णकटिबंधीय आर्द्र या शुष्क जलवायु। बताओ भैया, देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें जो आपके ये पार्ट है, इसमें उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर लेते हैं। क्या है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी नारंगी। आप इसका जवाब देने से पहले एक बार अम्ल के विषय में पढ़ लीजिए क्या है। अम्ल के रासायनिक गुणों के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला क्या है, अम्ल जो है क्षारकों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। एक तो पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट है, अम्ल जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। ये प्रश्न आता है कि अम्ल जो है विद्युत के कुचालक होते हैं या सुचालक होते हैं, तो अम्ल क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तीसरी बात करते हैं, अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और एक बात और, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। और हम पांचवा पॉइंट इसमें ऐड कर देते हैं, तो अम्ल जो है, जो इसका पीएच वैल्यू होती है वो 7 से क्या होती है, डाउन होती है, मतलब 7 से कम होती है। तो अम्ल की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तरंगदैर्घ्य की इकाई के विषय में जानते हैं। तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या है। ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी डायोप्टर, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी मीटर। तो हम बात करते हैं हर्ट्ज की। अगर हम हर्ट्ज की बात करते हैं, देखिए हम इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ने से पहले आगे आते हैं। लंबाई मीटर, समय सेकेंड, आयतन घन मीटर, बल न्यूटन, वेग मीटर पर सेकेंड, ऊर्जा जूल, दाब पास्कल, ये सारी चीजें आप एक बार इसको देख लीजिएगा, है ना। एक एक चर्चा करेंगे तो फिर ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें हम आपका देखिए, अगर हम डायोप्टर की बात करते हैं तो ये बेसिकली लेंस की क्षमता का है, ठीक है। और अगर हम फैराडे की बात करते हैं तो डायोप्टर लेंस की क्षमता, फैराडे आपका जो है ये विद्युत धारिता का है। किसका है, विद्युत धारिता का है। हर्ट्ज के विषय में थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। हर्ट्ज आपको कहाँ, हर्ट्ज आपको दिख जाएगा। जैसे हर्ट्ज यहाँ पे आप देखिए, एक हम खोज रहे हैं, फैराडे विद्युत धारिता हो गया। हर्ट्ज की बात करें तो आवृत्ति का है। बात क्लियर है। एक एक खोजिए, खुद से खोजेंगे तब आपको दिखेगा हर्ट्ज किसका है, आवृत्ति का है। बात क्लियर है, हर्ट्ज आवृत्ति का हो गया। इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी डी जो है मीटर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। डिटर्जेंट को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। एक तरल पृष्ठ संक्रियक के रूप में, ऑप्शन बी है एक तरल घुलनशील के रूप में, ऑप्शन सी है एक तरल विलायक के रूप में, ऑप्शन डी है एक तरल विलयन के रूप में। बताइए डिटर्जेंट को आप किस रूप में लेते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। जो डिटर्जेंट होता है ये लिक्विड सरफेक्टेंट होता है। इसमें मतलब इसको कह सकते हैं पृष्ठ संक्रियक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसमें सही हो जाएगा। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्पष्ट आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है। प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के फैलाव के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जाहिर सी बात है, जो अस्पष्ट आकाश का जो नीला रंग होता है ये बेसिकली जो है ये प्रकीर्णन के कारण, किसका, प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन का मतलब ही होता है फैलाव। बात क्लियर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी तो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा प्रकाश के परावर्तन, आंतरिक परावर्तन देता तो इसमें जैसे आपको थोड़ा सा इसमें जैसे जानना पड़ता कि हीरे का चमकना, रेगिस्तान की मृगमरीचिका जो है, फिर उसके बाद जो है कांच का चटका हुआ चमकीला दिखाई देना, उसके बाद पानी में पड़ी परख नली जो है
चमकीली दिखाई पड़ती है। ये सब सारी चीजें। प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो रात्रि के समय जो तारे का टिमटिमाना होता है, पानी में भरे किसी बर्तन में जो है, पानी से भरा कोई बर्तन हो, उसमें नीचे सिक्का रखा हो तो वो उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली जो, जैसे मान लीजिए यहाँ मछली पड़ी हुई है तो ये वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई प्रतीत पड़ती है। और द्रव, ये आप द्रव ले लीजिए, इस द्रव में अगर कोई अंशतः डूबी हुई क्षण है तो ये आपको टेढ़ी दिखाई पड़ती है, तो ये भी अपवर्तन के कारण ही होता है। बात क्लियर है? चलिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही हो जाएगा भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरे। एक्सरे आविष्कारक किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बेसमेर के द्वारा, विलियम रॉन्टजन के द्वारा, स्पेंगलर के द्वारा, कार्ल एल्सनेर के द्वारा। बताओ भैया किसके द्वारा किया गया था? देखिए, अगर हम बात करें हेनरी बेसमेर की, तो इन्होंने इस्पात बनाने की प्रक्रिया, क्या इस्पात बनाने की प्रक्रिया, इसकी बात की थी। ठीक है, विलियम रॉन्टजन की बात करें तो इन्होंने ही जो है एक्सरे खोज की थी। उसके बाद बात करते हैं कार्ल एल्सनेर की, तो इन्होंने जो है स्विस कटलर की खोज की थी। बात क्लियर है? तो इसमें आप देख पा रहे हैं ऑप्शन बी क्या है आपका, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। निम्नलिखित में किसके पास गुरुत्वाकर्षण नहीं है? बताओ भैया, गुरुत्वाकर्षण किसके पास नहीं है? अगर हम इसकी बात करें कि पृथ्वी के पास नहीं है, शुक्र के पास नहीं है, शनि के पास नहीं है, या किसी कृत्रिम उपग्रह के पास नहीं है, अगर आप इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ नहीं पाया जाता। देखिए, अगर हम गुरुत्वाकर्षण ऐसे बात करेंगे, जैसे अगर आप गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, किसकी? गुरुत्वाकर्षण, थोड़ा सा अभी इससे हट के पढ़ लेते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो जो ध्रुव हैं, क्या ध्रुवों पर क्या है गुरुत्वाकर्षण? अधिकतम कहां? ध्रुवों पर है। बात क्लियर है? और न्यूनतम की बात करते हैं तो भूमध्य रेखा पर कैसा है? भूमध्य, ये कई दफा प्रश्न पूछा जा चुका। भूमध्य रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। न्यूनतम, क्या गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? न्यूनतम होता है। और ध्रुव पर क्या होता है? अधिकतम होता है। बात क्लियर है? तो यहाँ जो प्रश्न आया है वो बेसिकली ध्रुव और भूमध्य रेखा इससे हट करके आया हुआ है। यहाँ पूछा गया है किस में नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, तभी सारी चीजें। शुक्र में भी है, इसको पृथ्वी का भग्निग्रह कहा जाता है, शनि में भी है, इसमें कृत्रिम उपग्रह में जो होता है गुरुत्वाकर्षण नहीं होती है। बात क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर पे। 10वां नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, या ये सभी? देखिए, अगर हम बात करते हैं यकृत में संचयन की, पहले यकृत के विषय में जान लेते हैं। किसके विषय में? यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बात क्लियर है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यही है। ठीक है, और इसमें होता क्या? देखिए, इसमें बात करें तो यकृत से ही पित्त का स्राव होता है। किसका? पित्त का स्राव होता है इसके द्वारा। ठीक है, जब पित्त का स्राव होता है, पित्त का स्राव होता है तो ये पित्ताशय में जाता है। पूछा जाता है यकृत से किसका स्राव होता है, तो ये बेसिकली पित्त का स्राव होता है। क्यों होता है? क्योंकि विटामिन व लिपिड के अपघटन के लिए जो है इसका स्राव किया जाता है। बात क्लियर है? इसमें जैसे कभी कोई जहर खा लेता है तो उसके लिए विषहरण, मतलब अगर कोई जहर खाया हुआ है तो उसकी जांच यकृत के माध्यम से ही की जाती है। बात क्लियर है? और इसमें यकृत में क्या होती है? ग्लाइकोजेनेसिस होती है। क्या? ग्लाइकोजेनेसिस होती है। बात क्लियर है? मतलब ग्लूकोज का रूपांतरण या भंडारण होता है, तो उसी को ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। अब बात करते हैं यकृत में मेरे भाई, मेरे दोस्त, इसमें बेसिकली अगर हम विटामिन से हट के थोड़ी सी बात करें ना, तो लोहे और तांबे, लोहे व तांबे का जो है, तांबे के साथ साथ अभी लोहे और तांबे का तो इसमें संचरण होता ही है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी12 है ना, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ये कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है ना, CO कोबाल्ट इसमें पाया जाता है। तो ADE कहीं ये कह सकते हैं कि ऐसे विटामिन, जैसे हम कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन, तो ये जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ये वसा में घुलनशील है। और B और C ये जल में घुलनशील। नहीं कहता गई भैंस पानी में, तो बेसिकली भैंस B और C जो है ये पानी में चले गए, जल में चले गए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं 11 नंबर।
ओजोन परत पाई जाती है, आज के बाद जिंदगी में आप नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी है। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, बहिर्मंडल में, या इनमें से कोई नहीं। बताइए सर इसमें क्या राइट होगा। देखिए हम बात कर लें, अगर हम बात कर लें ओजोन परत की, तो ओजोन परत मेरे दोस्त मेरे भाई आपका इसमें देखिए, हम यहाँ पे आप एक फिगर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए क्षोभ मंडल की बात करते हैं। क्षोभ मंडल कहाँ से है, आप 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक की बात कर रहे हैं जो, तो वो क्षोभ मंडल का है। इसका एवरेज जो है वो 13 किलोमीटर माना जाता है कि 13 किलोमीटर एवरेज क्षोभ मंडल पाया जाता है। 18 से लेकर के 50 किलोमीटर तक जो समताप मंडल होता है, और इसी 50 मीटर में जो है आपका ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन मंडल इसी में पाया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि जो ओजोन मंडल को सीएफसी से जो नुकसान होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, वो बेसिकली समताप मंडल में ही पाया जाता है। जिंदगी में आज के बाद नहीं भूलेंगे आप कि ओजोन लेयर कहां पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। 4 बार आप बोल लीजिए, ओजोन लेयर समताप मंडल, ओजोन लेयर समताप मंडल। भी इसको याद करने तरीका आपको बता देता हूं। उसके बाद 50 से लेकर के 80 मीटर मध्य मंडल होता है, और 80 से लेकर के 640 मीटर जो है वो आयन मंडल का होता है। मतलब इसमें रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं, है ना। जैसे अभी हमारा चंद्रयान छोड़ा गया तो वो कहा जाता है ये इतनी दूरी पर चला जा चुका है, मतलब ये सूर्य के इतने करीब है। तो बेसिकली रेडियो तरंगे जो होती है वो परिवर्तित, जैसे मान लीजिए कोई हम लोग उपग्रह स्थापित करते हैं, उपग्रह के माध्यम से मान लीजिए कोई सैटेलाइट है, उसके माध्यम से पढ़ाई लिखाई हो रही है, सारी चीजें चल रही हैं, तो वो कहाँ पे है, वो बेसिकली आयन मंडल में ही स्थापित होते हैं। और उसके बाद आता है आपका बहिर्मंडल, जहां पे क्या हाइड्रोजन, हीलियम, सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो अगर आपसे पूछे कि ओजोन लेयर कहां पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। आप इसको याद कर लीजिए। आप कभी आपसे पूछे कैसे, किस नंबर पे होता है, EIOST, इसको याद कर लीजिए। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोस्फीयर, ये इसी में पाया जाता है। उसके बाद आयनोस्फीयर होता है, उसके बाद एक्सोस्फीयर होता है। बात क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है इसमें, हमने आपको बताया इसमें क्या हो जाए, ओजोन परत कहां पाई जाती है मेरे दोस्त, अब तो भूलेंगे नहीं ना, समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारत खंडीय संगीत संगीत संस्थान कहां पे स्थित है, लखनऊ, कानपुर, नोएडा या बाराबंकी। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। लखनऊ, भारत खंडीय संगीत संस्थान जो है ये लखनऊ में स्थित है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। बात क्लियर है, ऑप्शन ए सही है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आ गया उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, कानपुर में, मेरठ में, इटावा में या आगरा में। देखिए बात करते हैं अगर हम किसकी, अगर हम बात करते हैं आपके कानपुर में कौन सा आयोजित किया जाता है, तो कानपुर में मेरे भाई बिठूर गंगा महोत्सव। क्या, बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर गंगा महोत्सव, ये कहाँ पे, कानपुर में स्थापित किया जाता है। मेरठ की बात करें तो यहाँ पे सरधना महोत्सव, कौन सा, सरधना महोत्सव, सरधना महोत्सव कहाँ पे होता है, मेरठ में होता है। भैया इटावा की बात करते हैं तो यहाँ पे इटावा महोत्सव, और जो है आपका सैफई महोत्सव, आपने नाम सुना होगा क्या। अगर इटावा और सैफई की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे होता है सैफई महोत्सव। क्या, सैफई महोत्सव। और ये यूपी में प्रश्न बना, यूपी स्पेशल का प्रश्न है, सैफई महोत्सव किस महीने में होता है, तो ये होता है आपके जनवरी महीने में। इसीलिए कहा जाता है कि जब अखिलेश की सरकार हुआ करती थी तो सैफई महोत्सव में ठंडी में भी लोगों को गर्मी लगने लगती थी, क्योंकि बड़े बड़े सितारे आगे यहाँ डांस करते थे। और आगरा में क्या होता है मेरे दोस्त, तो आगरा में ही तो हर साल ताज महोत्सव मनाया जाता है। और किस महीने मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है फरवरी में। कब, फरवरी में। और फरवरी में ही क्या मनाया जाता है, झांसी महोत्सव। पूछा जाता है आपसे, झांसी महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, यहीं पे फरवरी मनाया जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है, झांसी में मनाया जाता है, आगरा में थोड़े मनाया जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था, किसने किया था भैया, गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को किसने प्रमाणित किया था, गुरु अंगद ने, गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जाहिर सी बात है, गुरु नानक सर इसको करेंगे नहीं। गुरु अंगद जो है ये इन्होंने जो है लहदा है ऐसा कुछ कार्यक्रम चलाया था, तो ये भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने जो है 1706 ईस्वी में, 1706 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया था किसको, गुरु ग्रंथ साहिब को। ठीक है, और इस संकलन में शेख फरीद, संत कबीर, नामदेव, गुरु तेग बहादुर से अन्य हस्तियों के लेखन को जोड़ा गया। और आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। जो आदि ग्रंथ था, आदि ग्रंथ, इसी को हम गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं। जिसकी रचना कौन किया था, इसकी रचना जो है ये गुरु अर्जुन देव किए थे। कौन, गुरु अर्जुन देव किए थे। बात क्लियर है। और यह रचना, यह पुस्तक जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी गई थी। किसमें, गुरुमुखी लिपि में लिखी गई थी। बात क्लियर है। चलिए सर इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्या है ये देख लीजिए आप। गुरु नानक के विषय में, गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के 10 महामानव, 10 रूप दिव्य रूप में से पहले थे। उसके बाद आते हैं गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव। आप देख पा रहे हैं ये पहले थे, ये दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, और जो आपके गुरु अर्जुन देव हैं ये 5वें। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह साहब 6ठे, गुरु हरराय 7वें, गुरु हरकृष्ण साहिब 8वें, गुरु तेग बहादुर 9वें थे, गुरु गोविंद सिंह 10वें थे। भैया इसको गुरु याद कर लीजिए, गुरु तेग बहादुर 9वें, गुरु गोविंद सिंह 10वें और गुरु अर्जुन देव 5वें। बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। इसको सब याद हो जाएगा, आपको ऐसे याद कराया जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था बंगाल और बिहार में, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। देखिए सर अगर हम इसकी बात करें, क्या अस्थाई बंदोबस्त, इसी को क्या कहते हैं? इस्तमरारी प्रणाली इसी को बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये जमींदारी प्रथा की एक विशेषता थी। ठीक है, इसको लागू किया गया था 22 मार्च 1793 में। अब आप गेस करिए 22 मार्च 1793 में वायसराय कौन हुआ करता था? तो वायसराय आपका था कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस। ये कॉर्नवालिस हुआ करता था वायसराय। ठीक, अब देखिए दरअसल ये जो योजना है अस्थाई बंदोबस्त की, इसको बनाया था किसने? जॉन सोर ने। किसने? जॉन सोर ने इसको बनाया था। जॉन सोर ने बनाया था और बनाया कब था? 1790 में। अभी और कहानी भी बाकी है गुरु। तो अभी बेसिकली अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था 1793 में। अगर आप ये कहें कि इसमें होता क्या था, जिसमें 10/11 भाग जो है ये आपको कंपनी को जमा करना था, जो राजस्व आया है कंपनी को जमा करना था। ठीक है, और आप 1/11 भाग आपको अपने पास रखना था। ठीक है, अब इसमें सारी चीजें चली, लेकिन ये असफल रही योजना, बाद में इसको बंद करना पड़ा। अगर आपसे कोई ये कह दे कि पहला विचार जो अस्थाई बंदोबस्त का, ऐसे पूछे आपसे कोई, अस्थाई बंदोबस्त का पहला विचार, अस्थाई बंदोबस्त का पहला विचार किसने रखा था? तो वो थे फिलिप फ्रांसिस थे। कौन थे? फिलिप फ्रांसिस थे। ये कौन थे? तो ये बेसिकली वारेन हेस्टिंग जो था उसके कार्यकारिणी के सदस्य थे। बात क्लियर है? तो इसमें अब यहाँ लागू कहाँ किया गया था? ये जो बंगाल, आप देख लीजिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसको लागू किया गया था। अब देखिए साहब इसमें बड़ा कंफ्यूजन, मतलब इसको तो आप ऐसे समझिए, इसमें सी और डी तो आप ऐसे काट दीजिए। रही बात आपके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की और उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की, तो भैया देखिए इसमें पश्चिम बंगाल और बिहार, ये बेसिकली पहले बंगाल और बिहार में लागू हुआ था। पश्चिम बंगाल नहीं कहेंगे, पश्चिम बंगाल तो अब है ना, पहले बंगाल ही हुआ करता था। तो आपका इसमें ये बंगाल और बिहार से हो जाएगा, उसके बाद आपका उड़ीसा, उसके बाद फिर आपका उत्तर प्रदेश के बनारस में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था? दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है साहब, बाल गंगाधर तिलक ने तो साहब जो है इन्होंने होम रूल लीग स्थापित की थी अप्रैल 1916 में। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये गुरु हुआ करते थे, गोविंद जो गांधी जी के गुरु थे ये। ठीक है, लाला लाजपत राय जो आपको पता है इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन आपको याद है ना? साइमन कमीशन भाई इसका गठन 1927 में हुआ था और ये आया था 4 फरवरी 1928 को ये भारत आ गया था। समझ रहे हैं? ये भारत है, इसका विरोध इन्होंने किया और इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी, जो कि ये नेतृत्व करता थे, और इनको जो है लाठियों से पीट पीट करके इनकी हत्या कर दी गई। इन्होंने जब इनके ऊपर लाठी चल रही थी तो इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर अंग्रेजों की लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के शासन की ताबूत में कील साबित होगा। तो बेसिकली वो सही भी हुआ और वो लोग खत्म भी हो गए। तो दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं अगर इसमें, तो मेरे दोस्त इनकी एक पुस्तक थी। इनकी एक पुस्तक क्या थी? पावर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना? पावर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है, इसी बुक में इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर पे क्या है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? कालाहारी, गोबी, थार या सहारा? भैया इसका जवाब देने से पहले आपको, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं मैपिंग के माध्यम से इसको समझाऊंगा क्या चीजें कहाँ हैं। देखिए सर, हम बात करते हैं पहले किसकी? सहारा की। सहारा जो है ये कुल
11 देशों में पाया जाता है, 11 देशों में। सहारा मरुस्थल देख पा रहे हैं आप, ये अफ्रीका में है। यहीं पे आपका नाबी मरुस्थल नामीबिया में स्थित है, ठीक है। और यहीं पे देखिए ये सारे के सारे गर्म मरुस्थल है। जो हम आपको जिस पे जो है हरी लाइन नहीं है वो बेसिकली आपके ये हैं। कालाहारी मरुस्थल आपके कहाँ पे है, ये भी आप साउथ अफ्रीका में है, बोत्सवाना और नामीबिया में फैला हुआ है। आटाकामा मरुस्थल आपके जो अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये आटाकामा मरुस्थल है और ये आपका पड़ता है दक्षिण अमेरिका। बात क्लियर है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो है साहब इसमें क्या होगा, तो इसमें आप ऐसे समझिए जो ग्रेट बेसिन मरुस्थल है ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। ये शीत मरुस्थल है। काराकुम जो है ये शीत मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है, काराकुम। और उसके बाद आपका काजिलकुम शीत मरुस्थल है, ये फैला हुआ है कहाँ से कहाँ तक, उज्बेकिस्तान से लेकर के तुर्कमेनिस्तान। और गोभी शीत मरुस्थल मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर स्थित है, ये मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पर। तकला मकान जो है ये भी आपके चाइना में स्थित है। थार का मरुस्थल भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। लद्दाख शीत मरुस्थल ये भी आपके लद्दाख में स्थित है। ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरियन और गिब्सन ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है। पेंटागोनिया शीत मरुस्थल अर्जेंटीना में, शीत का यहाँ घास मैदान पाया जाता है। यहीं पे घास का मैदान कौन सा, पंपास, आप सुने हैं ना, प्रेरी और पंपास। तो बेसिकली प्रेरी आपका यहाँ पाया जाता है और पंपास आपका यहीं पाया जाता है ना। घास का मैदान गेहूं के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये, है ना। और आटाकामा मरुस्थल आपको पता ही, ये सारी चीजें उत्तरी चिली में पाया जाता है। तो अब आप चलिए वहां पे, चलिए सर कालाहारी मरुस्थल आपसे कोई पूछे कहाँ बताएंगे आप, तो भैया कालाहारी मरुस्थल जो है ये सबसे गर्म मरुस्थल है। क्या है, सबसे गर्म मरुस्थल है, सबसे गर्म मरुस्थल है। आप देख पा रहे हैं सर ये कहाँ पे है, ये भी अफ्रीका में ही है। बात क्लियर है। गोभी की बात करें, गोभी मरुस्थल अभी आपको यहाँ पे, ये फिर आइए यहाँ पे आइए सर, गोभी मरुस्थल अभी कहाँ दिखाया आपको, गोभी मरुस्थल ये था, ये शीत मरुस्थल और कहाँ पाया जाता, मंगोलिया और चीन। तो लिखिए ना सर यहाँ पे लिखिए ना मंगोलिया और चीन। यहाँ पे लिखेंगे नहीं, याद कर लीजिए सब, मंगोलिया और चीन। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान, खत्म करो कहानी इसकी। उसका बचता गया सहारा, सहारा कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में 11 देशों में पाया जाता है ये। बात क्लियर। इसमें विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल क्या है मेरे दोस्त मेरे भाई, सहारा मरुस्थल है। अगर सहारा आपसे में न होता तब आप कालाहारी मरुस्थल मार सकते थे। बात क्लियर है। चलिए सर अगला प्रश्न लेते हैं। आज उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए सर, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, जिसने भी करवाया उसके बारे में सब बता दूंगा। शाहजहां, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर। बताओ भैया। हम इसकी बात करें तो जो अगर इसमें राइट आंसर की बात जो करते हैं तो वो बेसिकली राइट आंसर आपका हो जाता है शाहजहां। शाहजहां जो है ये बेसिकली राइट आंसर है। प्रसिद्ध जामा मस्जिद यही बना था। आगे इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इसने और क्या क्या बनवाया, ताजमहल बनवाया, दिल्ली का लाल किला बनवाया, आगरा का किला बनवाया, मोती मस्जिद बनवाया और यहाँ पे जामा मस्जिद। हमसे पूछा क्या गया सर, हमसे पूछा गया है प्रसिद्ध जामा मस्जिद कहाँ पे, ये है, ये आपकी जामा मस्जिद है कहाँ पे, दिल्ली में। मोती मस्जिद दिल्ली में, आगरा का किला ये आगरा में स्थित है, ताजमहल आगरा में, लाल किला आपका दिल्ली में। बात क्लियर सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही हो जाएगा। अकबर ने अकबर का किला और वहाँ पे आगरा में भी किला बनवाया था इसने, अकबर ने यमुना जी के किनारे। तो अकबर के विषय में कभी डीपली चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर पर लेते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है, 3.5, 2.4, 4.4 या इनमें से कोई नहीं। बताइए सर इसमें क्या सही होगा। पृथ्वी का कितना भाग जो है वो इंडिया ने कवर कर रखा है, बताइए सर इसमें क्या होगा। देखिए अगर हम बात करें इसकी तो जो इसकी भारत का, जैसे अगर भारत का, अगर यहाँ पे हम भारत का क्षेत्रफल, अगर हम यहाँ पे बात करें क्या, भारत का जो क्षेत्रफल है, क्या भारत का जो क्षेत्रफल है मेरे भाई वो है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। बात क्लियर है। तो आपको पता है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश, सबसे बड़ा 7वां देश है ये, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण का तो ये बेसिकली अगर हम उत्तर दक्षिण की बात करते हैं तो 3214 किलोमीटर है। बात क्लियर है। और जो ये पूरा भूभाग जो कवर करता है ये पूरे विश्व का 2.4% भूभाग ही कवर करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर क्या भैया, 20 नंबर आपका है सिक्किम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान, चीन या ये सभी। ऐसे मत जवाब दीजिए आप। आइए आपको ले चलते हैं सिक्किम। देखिए सर ये सिक्किम आपका है, ठीक है। ये आपका ईस्टर्न सिक्किम, यहाँ पे आपकी एक सीमा लग रही है भूटान से।
ये आपका ये भूटान है, ये आपका भारत है। क्या है? ये भारत वेस्ट बंगाल की सीमा है ये, ठीक है। तो अब इधर से आपका नेपाल है और इधर आपका चाइना है। बेसिकली अगर हम बात करें इसकी, समझिएगा, ये जो है 16 मई, इसके कहानी समझ लीजिए ना, 16 मई 1975 को ये क्या है, ये भारत का 22वां राज्य बना था। भारत का 22वां राज्य बना था। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि वहाँ के जो राजा थे, राजा का नाम था चोंग्याल। क्या था? राजा का नाम चोंग्याल था। एक चोंग्याल था और एक थी वहाँ सरकार के बीच जो है ये आपसी टकराव, संघर्ष हो गया। और संघर्ष होने के साथ जो है ये इन्होंने कहा, सरकार यहाँ की आई किसके पास? भारत के पास। इसने कहा कि साहब हम आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, आप हमारा सहयोग करिए। भारत ने कहा हम दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो इन्होंने कहा हम आप दूसरे के मामला कहाँ इसको समझ रहे हैं, आप समझिए कि मैं आपका हूँ। इसने कहा हमको ही समझ लें, आप हमारे हैं। इसने कहा आप हमारे में शामिल होना पड़ेगा ना आपको, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 के तहत आपको आना पड़ेगा, तब ना हम शामिल कर पाएंगे आपको। इन्होंने कहा अरे ठीक है शामिल कर लेंगे, पहले आप वो करिए। तो इन्होंने चोंग्याल पर भारत ने क्या किया, थोड़ा सा कसाई की, तो ये शांत हो गए। मामला धीरे धीरे स्थिर हुआ। तो सरकार से कहा अब बताओ, वादा तो किए थे, तो ये सुना है कि वादा हो दिल टूट जाता है। तो भारत ने कहा ऐसा है, दिल टूटे लेकिन वादा नहीं टूटना चाहिए। इन्होंने कहा क्या करें फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए हम आपके साथ रह तो लेंगे, लेकिन जो है आप पहले 1 वर्ष हमें जो है एक मौका दीजिए, हम आपके साथ मिलकर रहें, आपके काम धाम में जो है जो भी आपके क्रियाकलाप उसमें ढल सकते नहीं ढल सकते, हमारे लोग जा सकते नहीं जा सकते हैं, विचार करेंगे इस पर। उसका क्या होगा? जनमत संग्रह होगा। क्या होगा भैया? जनमत संग्रह होगा। जनमत संग्रह जब हुआ ना, तो ये बेसिकली समझ लीजिए 99% लोग थे कि साहब भारत के साथ इसका सिक्किम चला जाए। तो फिर इसके लिए क्या हुआ पता है? इसके लिए हुआ आपका 35वां संविधान संशोधन। क्या हुआ? 35वां संविधान संशोधन हुआ भैया। और इसके द्वारा जो है 1974 में पहली दफ़ा 1974 में क्या हुआ, इनके जो है संविधान संशोधन हुआ और इनको जो है सहयोगी का दर्जा दिया गया, सहयोगी राज्य का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद आपका वो 36वां संविधान संशोधन, 36वां जब हुआ तो ये 1975 में बेसिकली 1 साल इनको समय दे दिया गया। और 1975 में जो है आपको पता है 16 मई 1975 को ये क्या वो भारत का अंग बन गया। तो ये आप देख पा रहे हैं नेपाल से सट रहा है, चाइना से, इधर भूटान से लगा, हो गया किसका? भारत का। मतलब मोहब्बत कई सी इसको थी। तो भैया इसको देखिए नेपाल से भी सटा हुआ है, भूटान से भी, चीन से और इधर भारत से भी। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी और ऐसी क्लास आप देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।